Good morning to all of my dear aspirant and very warm welcome to Spin Academy YouTube channel। आज हम फिर से आपके सामने हाजिर हैं और आज का नया टॉपिक लेके राउल्ट लॉ सॉल्यूशन की सीरीज के अंदर हम आज स्टार्ट करने वाले हैं राउल्ट लॉ। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, इससे पहले हमने जो कंटिन्यू चल रही सीरीज के अंदर हमने नॉर्मली सॉल्यूशन की डेफिनेशन, उसका टाइप ऑफ सॉल्यूशंस, ये सारी चीजें पढ़ी। उसके बाद हम धीरे धीरे जब उसके टाइप्स को क्लासिफिकेशन किए तो मोल कंसेप्ट उसमें हमने इन्वॉल्व किया, कंसंट्रेशन टर्म्स उसको हमने समझा और उसके बाद हम फिर इन्वॉल्व हुए सॉल्यूशंस के जो मेन सॉल्यूशन का मेन टॉपिक है उसकी तरफ चले और उसमें फिर हमने सॉल्युबिलिटीज देखी और सॉल्युबिलिटीज 3 टाइप्स की होती है, ये चीजें हमने देखी, जिसमें हमने सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड और उसी के अंदर हमने हेनरी लॉ कंप्लीट किया। दोस्तों, आज हम स्टडी करने वाले हैं द सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड और उसका जो रोल है, उसके इफेक्ट्स तो हमने देख लिए हैं और उसका जो रोल है, उससे जो जनरेट हुआ रूल है वो है राउल्ट लॉ। तो राउल्ट लॉ जो है उसको आज हम पढ़ेंगे। राउल्ट लॉ क्या है उसको समझेंगे, कैसे आया और किसने दिया, है ना। ये सारी बातें हम समझेंगे इस वीडियो के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है राउल्ट लॉ। राउल्ट लॉ, राउल्ट लॉ। देखो, पिछले टाइम में जो हमने हेनरी लॉ पढ़ा था, उस हेनरी लॉ का रिलेशन क्या था, इधर हम लिख देते हैं। हेनरी लॉ क्या है आपके पास, सर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, और हमने जब प्रोपोर्शनल साइन को उठाया था एक कांस्टेंट वैल्यू आ गई और ये कांस्टेंट वैल्यू जब हमने पुट कर दी, जिसे हम हेनरी कांस्टेंट बोलते हैं, तो इस तरह से हमारे पास एक फॉर्मूला जनरेट हुआ। ये सीधी सीधी सी बात बोल रहा है कि सर जो मोल फ्रैक्शंस है लिक्विड के अंदर, जो मोल्स ऑफ गैसेस डिसोल्व है वो प्रोपोर्शनल है प्रेशर के, यानी कि आप जितना प्रेशर लगाओगे गैसेस के मोल उतने ज्यादा डिसोल्व होते चले जाएंगे। ये सिंपल सी बात बोल रहा है। सेम कंडीशन यहाँ है, बट अब हमें यहाँ की कंडीशन ये थी कि सर प्रेशर यूज कर रहे हो, हम एक्सटर्नल प्रेशर यूज कर रहे हैं, इस वजह से गैसेस सोल्यूबल है। लेकिन राउल्ट लॉ में मामला गैसेस का नहीं है, वेपर प्रेशर का है। किसका है, वेपर प्रेशर का। और हम जानते हैं द वेपर प्रेशर एसएमएस गैसेस, है ना। तो फिजिकल स्टेट है, मान लीजिए लिक्विड है, लिक्विड का वेपर बनेगा तो क्या होगा, वो भी तो गैसेस हुई। यहाँ जनरल नेचुरल गैसेस की बात कर रहा है, जबकि हम राउल्ट लॉ में बात कर रहे हैं वो नेचुरल गैस की बात नहीं कर रहे हैं। किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर बनता है जो गैसेस फॉर्म में होगा, उसकी सॉल्युबिलिटी, उसका इफेक्ट्स, उसका प्रेशर, वो सारी चीजें उसमें इन्वॉल्व है। चलिए देखते हैं, उससे पहले हम समझते हैं तो वेपर प्रेशर क्या होता है। तो व्हाट इज द वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर क्या होगा। तो इसमें हम राउल्ट लॉ स्टार्ट कर रहे हैं, उससे पहले हम समझेंगे व्हाट इज द वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर, ठीक है। तो वेपर प्रेशर क्या होगा तो समझते हैं। ओके, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड थ्रू द प्रैक्टिकल। देखो, हमारे पास एक बीकर है, खाली बीकर है ना। इस खाली बीकर में मैंने क्या किया, थोड़ा सा अमाउंट में लिक्विड ले लिया। क्या ले लिया, लिक्विड। अब आप मुझे बताइए कि जब मैंने ये लिक्विड लिया है, यहां तक लिक्विड है, क्या ऊपर वाला स्पेस एम्प्टी है, खाली है। वैसे तो वो खाली नहीं क्योंकि गैसेस फिल है यहाँ पर, है ना। बट हम ये कह रहे हैं कि लिक्विड है, क्या लिक्विड के रेस्पेक्ट में खाली है कि नहीं है। यस सर, यहाँ लिक्विड है, यहाँ लिक्विड नहीं है, ठीक है। हमने क्या किया बेटा, इसको हमने यहां से क्लोज सिस्टम बना दिया। क्या बना दिया, क्लोज सिस्टम। इसको हमने ढक दिया। मान लीजिए कि हम ये
चलिए ये ले लेते हैं, इससे हमने इसको ढक दिया। अब जब हमने इसको ढक दिया तो ये क्या हो गया, इट्स अ क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम है तो यहां तक के पार्ट में लिक्विड है जबकि यहां तक के पार्ट में लिक्विड नहीं है। तो फिर यहां तक के पार्ट में क्या होगा, एट अ रूम टेम्परेचर पर क्या होगा, बोलिए। एट अ रूम टेम्परेचर पे इसके अंदर इसकी वेपर्स बनेगी। भाई हम जानते हैं, हमने 9th क्लास से पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा हुआ है, द एनी लिक्विड will convert into gases या vapors, है ना। any liquid will convert into gases या vapors, it's called vaporization process। तो लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट होगा, उसके वेपर्स में कन्वर्ट होगा, वेपराइजेशन प्रोसेस बोलते हैं। अब जब ये वेपराइजेशन प्रोसेस है तो मैं यहाँ पर रूम टेम्परेचर, भाई इसको टेम्परेचर दोगे तो वेपर बनेगा। आपने घर में देखा है नॉर्मल पानी हम गर्म करते हैं तो उसकी वेपर्स निकलती है, तो यहाँ पर टेम्परेचर है, रूम का टेम्परेचर है 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, क्या उस पर वेपर्स बनेगी, यस कुछ ना कुछ तो वेपर्स बनेगी। अगर एक क्लोज सिस्टम है तो इस क्लोज सिस्टम में इसके ऊपर क्या होगा, वेपर्स बन रही होगी। अगर वेपर्स बन रही है तो क्या वो वेपर प्रेशर लगा रही है, यस वेपर प्रेशर लगा रही है सर। हम जानते हैं, हमने घर पे देखा है कि जो वेपर है उसका वेपर प्रेशर लगता है। कुकर कुकर सीटी मारता है ना, सीटी नहीं मारता है। अगर सीटी मारता है तो बोलो वो कैसा सीटी मारेगा, उसमें वेपर्स बनती है पानी की, और पानी की वेपर्स क्या करती है, कुकर की वॉल्स पर प्रेशर लगाती है और फिर उसे सीटी के रास्ते निकलने का जो है रास्ता मिलता है और वहीं से वो निकलती है, तो उसकी सीटी को ऊपर करके वो निकल जाती है। यानी कि उसने क्या किया, अपना प्रेशर लगाया, प्रेशर से सीटी को ऊपर कर दिया। इसका मतलब ये तो समझते हैं सर, हमने घरों में देखा है कि कुकर में सीटी लगती है तो वेपर प्रेशर है। यहाँ पे भी कुछ ना कुछ वेपर्स बन रही होगी, उसका प्रेशर होगा उस वॉल पे, और उस बीकर की वॉल पे कहीं ना कहीं उसका प्रेशर भी लग रहा होगा। यस वेरी गुड। अगर उसका प्रेशर लग रहा है तो वेपर्स वापस ऊपर जाके टकरा के आई, नीचे भी उसके पार्टिकल्स आ रहे होंगे कि नहीं, तो उसकी जो लिक्विड की जो सरफेस है ये, इस पे भी तो उल्टा प्रेशर लग रहा होगा। यस द प्रेशर एक्सर्ट बाय वेपर, इट्स कॉल्ड वेपर प्रेशर। क्या कर रहे हैं हम कि जो प्रेशर है वो एक्सर्ट हो रहा है वेपर्स के थ्रू, है ना। द प्रेशर exert by vapors of liquid on the liquid, लिक्विड के ऊपर लिक्विड के वेपर प्रेशर का वेपर का प्रेशर लग रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर बोलते हैं। आई थिंक आप इस बात को समझ पाए होंगे, है ना। अब वेपर को वेपर प्रेशर बन गया तो वेपर में हमने देखा सर, आपके पास क्या है, ये बीकर है, इसमें लिक्विड है और यहां पर बन रहा होगा इसका वेपर प्रेशर, यहाँ है इसका लिक्विड ये, और यहाँ पर वेपर बन रहा होगा और ये कहीं ना कहीं इस पे प्रेशर लगा रहा होगा, वापस टकरा के आ रहा होगा तो इधर भी प्रेशर लगा रहा होगा। वेरी गुड। तो आपने ये समझ लिया वेपर प्रेशर क्या होता है। आई होप कि आपको वेपर प्रेशर क्या होता है ये समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं हम आगे की बात। जब वेपर आ गया, वेपर प्रेशर लग गया है, तो वेपर प्रेशर क्या होगा इसको समझने की बात करते हैं। अच्छा वेपर प्रेशर के इफेक्ट्स देख लेते हैं पहले। वेपर प्रेशर के इफेक्ट्स क्या होंगे, देखो वेपर प्रेशर के इफेक्ट्स जो होंगे, इफेक्ट ऑफ वेपर प्रेशर या इफेक्ट्स ऑफ वेपर प्रेशर, क्या इफेक्ट्स होंगे, नंबर 1 नेचर ऑफ गैस या नेचर ऑफ लिक्विड, उस पर भी डिपेंड करेगा। तो ये टॉपिक हमारा जो चल रहा है वो लिक्विड इन लिक्विड की बातें करेंगे, लेकिन पहले हम वेपर समझ लेते हैं। यहाँ पर नेचर क्या कर रही है, यस नेचर डिपेंड करती है, जो लिक्विड है उसकी नेचर डिपेंड करती है, या जिसका हम वेपर बना रहे हैं, जिसका हम वेपर बना रहे हैं उसका हम लिक्विड की बात कर लेते हैं, है ना। लिक्विड, क्योंकि गैस तो बाद में बन रही है, लिक्विड की बात कर लेते हैं। जिस लिक्विड का वेपर्स बनेगा ना उसके नेचर की बात कर रही है। क्या होगा, उस मॉलिक्यूल के आपस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कैसे हैं उस पर डिपेंड करेगा।
अगर मॉलिक्यूल के इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हायर है, अच्छे हैं, बेटर है, तो वेपर्स अच्छी नहीं बनेगी, लोअर वेपर बनेगी। अगर इंटरमोलिकुलर लिक्विड जो है उसके इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो है वो हायर है, लोअर है, वो कैसे है, लोअर है, तो उसके वेपर प्रेशर अच्छी बनेगी। क्या बनेगी, वेपर प्रेशर अच्छी बनेगी। इसका मतलब हम कह सकते हैं इफ द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ लिक्विड इज बेटर या स्ट्रॉन्ग, है ना, द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ लिक्विड इज स्ट्रॉन्ग देन द वेपर प्रेशर विल बी लोअर। अगर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है तो वेपर प्रेशर कैसी बनेगी, लोअर बनेगी। And the intermolecular forces of the liquid is weaker, then the vapor pressure will be higher. तो वेपर प्रेशर आपकी क्या हो जाएगी, हायर हो जाएगी। तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की दोनों बातें होगी कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या है, द इंटर मोलिकुलर फोर्स, है ना, अगर ये स्ट्रॉन्ग है, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग है, तो आपकी वेपर प्रेशर क्या होगी, लोअर होगी। और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस अगर वीकर है या वीक है तो वेपर प्रेशर कैसी बनेगी, हाई, हाई बनेगी। गॉट इट। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक इसकी, टेम्परेचर की। नंबर वन इंटरमोलिकुलर फोर्स, नंबर वन नेचर, नंबर टू टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होगा, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर के इफेक्ट्स क्या है। सर हम एज यू नो रिगार्डिंग ऑफ टेम्परेचर, द टेम्परेचर इज हायर देन द वेपर प्रेशर इज हायर। अगर टेम्परेचर हाई होगा तो वेपर प्रेशर भी कैसी होगी, हाई हो जाएगी, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से वेपर प्रेशर बढ़ते हैं। हम इतना तो बात जानते हैं, क्योंकि वेपर सब गैसेस फॉर्म में है, और गैसेस फॉर्म में है तो टेम्परेचर बढ़ता है तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है, वेपर्स में काइनेटिक एनर्जी, वेपर्स के मॉलिक्यूल के बीच में काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, तो वो क्या करेगी, अपना मोमेंटम जो है, जो मोशन है उसे बढ़ा देगी, और उसकी वजह से उस पर क्या होगा, फोर्स ज्यादा लगेगा, तो प्रेशर ज्यादा होगा, तो इससे उसका प्रेशर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो प्रेशर बढ़ेगा। आई होप दोनों बातें आपको क्लियर हो गई होगी। तो ये तो है अपनी वेपर प्रेशर। अब हम बात करते हैं राउल्ट लॉ पर। तो राउल्ट लॉ से पहले हमने वेपर प्रेशर समझा, वेपर प्रेशर के इफेक्ट समझे, वेपर प्रेशर क्या होता है वो समझा, उसके इफेक्ट्स क्या है, नेचर और टेम्परेचर। नेचर में क्या होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स पे डिपेंड करती है मॉलिक्यूल्स की, अगर वो स्ट्रॉन्ग है तो वेपर प्रेशर वीकर बनेगी, क्योंकि वो आपस में पकड़ के रखेगी। इसीलिए हम कह सकते हैं द डाइथर एंड एल्कोहल हैविंग हाई वेपर प्रेशर देन वाटर। डाइथर और पेट्रोल है, उसके कंपेयर में उसका जो हायर वेपर प्रेशर होता है, किसके कंपेयर में, वाटर के कंपेयर में। वाटर का कम होता है, इनका ज्यादा होता है। अरे अगर मैं यहाँ पर नॉर्मली रख दूं, इधर वाटर है, इधर पेट्रोल है, तो बताओ पहले कौन जो है वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा या कौन उड़ जाएगा, पेट्रोल। पेट्रोल उड़ जाएगा सर जल्दी, पानी नहीं उड़ेगा। पेट्रोल उड़ के चला जाएगा, वेपर में चला जाएगा, वोलेटाइल में चला जाएगा, और इसी को वोलेटाइल नेचर भी बोलते हैं। ध्यान रखना, वोलेटाइल नेचर आगे काम आएगी। वोलेटाइल क्या होता है, वोलेटाइल होता है कि वो कितना जल्दी गैसेस में कन्वर्ट हो रहा है। जैसे मैंने दोनों रख दिया, पेट्रोल रख दिया, वाटर रख दिया, दोनों में से कौन उड़ जाएगा, पेट्रोल। इसी को वोलेटाइल बोलते हैं, कि पेट्रोल का वोलेटाइल नेचर ज्यादा है एज कंपेयर टू वाटर। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये दोनों बातें समझ में आ गई होगी, और वोलेटाइल नेचर का भी मतलब समझ में आ गया होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं हम राउल्ट लॉ पर। चलिए अब बात करते हैं राउल्ट लॉ पर। तो राउल्ट लॉ क्या बोलता है आपके पास, एफएम राउल्ट लॉ ने आपको ये बात बताई है कि आपके पास जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जैसे कि हमने वहां पर देखा है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। अब कंपोनेंट हमने 2 लिया है,
ये भी अब ये हेनरी की लॉ के अकॉर्डिंग ही चल रहा है। हेनरी की बात इसने पकड़ ली है, किसने, राउल्ट ने। बस फर्क इतना है कि यहाँ पे जो प्रेशर है वो एक्सटर्नल प्रेशर है, और यहाँ पर जो मोल है वो गैसेस का है, और यहाँ पर जो प्रेशर है वो वेपर प्रेशर है, और यहाँ पर जो मोल्स है वो उन वेपर्स में प्रेजेंट मोल्स है उनका है। कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, उनका है। आगे बात समझ में? तो हेनरी से ही पिकअप कर लिया किसने, और राउल्ट ने, और उस बात को आगे बढ़ा दिया है। तो यही से बात जनरेट होती है। बट इसने क्या किया, बाइनरी सॉल्यूशन लिया है। क्या लिया है, बाइनरी सॉल्यूशन। कंपाउंड ए, कंपाउंड बी, ए और बी दो बीकर है। इसके अंदर जो भी आपने लिया है, मान लीजिए एक लिक्विड इसमें लिया है और एक लिक्विड इसमें लिया है, क्योंकि इसकी जो थ्योरी है राउल्ट की थ्योरी क्या है, हेनरी की थ्योरी क्या थी, द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड। तो राउल्ट की थ्योरी क्या है, इसकी है solubility of liquid in liquid। इसकी थ्योरी इस पे बेस्ड है, ठीक है, इस पे बेस्ड है। क्या कह रहा है, हमने लिक्विड लिया, ये लिक्विड लिया, और इस लिक्विड को फिर इस लिक्विड में मिला देंगे। ठीक है, ये लिक्विड कम ले लो, इस लिक्विड को ज्यादा ले लो, सोल्यूट और सॉल्वेंट हो जाएगा। तो कंपोनेंट ए का नेचर भी ऐसा है। तो कंपोनेंट ए खुद अपना क्या बना रहा होगा, इसमें खुद जो लिक्विड है उसका अपना खुद का क्या होगा, वेपर्स बन रही होगी, और उसकी खुद की अपनी प्योर वेपर प्रेशर होगी कि नहीं होगी? सर बिल्कुल होगी। जहां पर वेपर्स बन रही होगी इसकी खुद की अपनी वेपर्स होगी कि नहीं होगी? सर बिल्कुल होगी। इस ए कंपोनेंट की वेपर प्रेशर को मैं ए से डिनोट करता हूं, पी ए से, और बी कंपोनेंट की वेपर प्रेशर को मैं पी बी से डिनोट करता हूं। अब इसकी जो वेपर प्रेशर है वो किसके प्रोपोर्शनल होगी, किससे डायरेक्ट रिलेटेड है? सर उसमें उस कंपोनेंट के कितने मोल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसके वेपर्स के अंदर उसके कितने मोल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इस बात पर वो चीज बन रही है। तो इसका मतलब इसने हेनरी लॉ से रिलेट किया। तो यहां पर क्या हो गया, इसने बोल दिया, जनरेट कर दिया, सर पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए, यानी कि ए के मोल फ्रैक्शन पे है। और यहां पर बी के लिए क्या बोल दी, बी के लिए बात बोल दी कि पी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। और यहीं से जैसे हमने प्रोपोर्शनल साइन हटाया, हमारे पास आ गया पी ए नोट एंड पी ए एंड पी बी इक्वल टू पी बी नोट एक्स बी। इसी बात को हम अगर इसके साथ रिलेट करें तो आपके पास पी ए इक्वल टू पी ए नोट एक्स बी। ये मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ये भी मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ये भी प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है, ये भी प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है। या हेनरी कांस्टेंट है या प्रेशर कांस्टेंट है, और ये प्योर प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है। तो बस सिर्फ इस कांस्टेंट वाली वैल्यूज का ही डिफरेंस है इन दोनों में। बाकी ये दोनों में रिलेशनशिप अगर हम देखें तो व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द हेनरी लॉ एंड राउल्ट लॉ, ये दोनों रिलेशन है। बात समझ में आ गई होगी। तो हमने रिलेशन भी देख लिया है हेनरी लॉ एंड राउल्ट लॉ का। चलिए अब जब इसको मिक्स कर दिया इसने, किसने, राउल्ट ने, जब इनको आपस में मिक्स कर दिया, तो मिक्स करने के बाद अगर मैं कहूं कि अगर मैंने इसको मिक्स कर दिया है, उसको थोड़ा सही बना देते हैं अपन ताकि हमें बात समझ में सही से आए। We have two component A, component B। जहां पे A कंपोनेंट है, यहाँ पे B कंपोनेंट है। इसके अंदर वेपर प्रेशर बनेगी PA, इसके अंदर वेपर प्रेशर बनेगी PB। ओके, अब हम दोनों को क्या कर दे रहे हैं, मिक्स कर दे रहे हैं, आपस में इसको मिक्स कर दे रहे हैं, A और B को मिला दे रहे हैं, A को B को मिला दे रहे हैं। अब इसमें जो कंपोनेंट है वो कौन है, A प्लस B दोनों है। तो वेपर्स में पार्टिसिपेट भी कौन कर रहा होगा,
ए और बी कर रही होगी, तो यहाँ पर पी ए के मोल्स भी होंगे और पी बी के मोल्स भी होंगे। बोलो प्रेशर में होंगे कि नहीं होंगे, पार्टिसिपेट कर रहे होंगे कि नहीं? यस कर रहे हैं। तो फिर ये प्रेशर कितना होगा? हम कह देंगे सर टोटल प्रेशर होगा, टोटल वेपर प्रेशर होगा। बिल्कुल सही बात है। हमारे पास ये क्या था, पी ए इक्वल टू पी ए नोट एक्स ए और पी बी इक्वल टू पी बी नोट एक्स बी, ये था। अब यहीं से बन के आती है बात, वो क्या है, अकॉर्डिंग टू राउल्ट लॉ, टोटल वेपर प्रेशर। किसकी बात करते हैं? टोटल वेपर वेपर प्रेशर। टोटल वेपर प्रेशर क्या होगा? तो सर दोनों के प्रेशर्स को जोड़ देंगे तो टोटल वेपर प्रेशर, टोटल वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द सम ऑफ ए एंड बी वेपर प्रेशर। व्हाट इज द टोटल वेपर प्रेशर? सर टोटल वेपर प्रेशर इज द सम ऑफ कंपोनेंट ए प्रेशर एंड कंपोनेंट बी प्रेशर। सम हो गया। ओके, अब हम क्या करेंगे, पुट करेंगे, है ना? पुट द वैल्यू, पुट द value of PA and PB. PT is equal to PA naught XA plus PB naught XB। हमने वैल्यूज पुट कर दी है। अब A और B ये मोल फ्रैक्शन है, तो A प्लस B मोल फ्रैक्शन है। तो एज यू नो टोटल, जब भी किसी में मोल फ्रैक्शन होगा तो टोटल या तो 100 के इक्वल होगा या 1 के इक्वल होगा। हम क्या कह सकते हैं, द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस बी, हम यहां अलग से लिखते हैं इसको ना, ताकि तुम्हें कंफ्यूजन नहीं रहेगा। एज यू नो एक्स ए प्लस एक्स बी मोल फ्रैक्शन में देखा था ना 1। अब मुझे चाहिए ए की वैल्यू, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ए इक्वल टू इस बी को उठा के उधर ले जाऊंगा तो 1 माइनस एक्स बी, तो मेरे पास क्या वैल्यूज आ गई, ये वैल्यूज आ गई। एक्स ए इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी। चलिए पी टी इक्वल टू पी ए नोट, अब मैं एक्स ए की वैल्यू पुट कर दूं, क्या है 1 माइनस एक्स बी प्लस पी बी नोट एक्स बी। क्या हो जाएगा अब, पी ए नोट माइनस पी ए नोट एक्स बी प्लस प्लस क्या है पी बी नोट एक्स बी। आपको ये वैल्यू में कॉमन क्या नजर आ रहा है, पी बी एक्स बी, सॉरी एक्स बी। अगर ये दोनों कॉमन नजर आ रहा है हम क्या लिख सकते हैं, देखो जरा, हम क्या लिख सकते हैं, पी टोटल, पी टोटल सर पी टोटल इक्वल टू, देखो इनमें से कॉमन कर लेता हूं, ये माइनस वाली वैल्यू है, ये प्लस वाली आगे रख लेता हूं, माइनस वाली बाद में रख लेता हूं। तो पी ए प्लस इसको ब्रैकेट में ये लो, चलो पी बी नोट प्लस माइनस 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 पी ए नोट। देखो माइनस में कौन था, पी ए, वो मैंने ले लिया ब्रैकेट में उसके अंदर, और पी बी, और मैंने बाहर रख दिया एक्स बी, ये कॉमन निकाल लिया है। एक्स बी मैंने क्या कर दिया, कॉमन निकाल दिया है। तो यही आपका क्या है, राउल्ट लॉ का फाइनल फॉर्मूला है। यही आपका क्या है, राउल्ट लॉ का फाइनल फॉर्मूला है। आई होप कि आपको राउल्ट लॉ समझ में आ गया होगा क्या होगा। अच्छा चलिए इसके ग्राफ की बात कर लेते हैं, राउल्ट लॉ के ग्राफ की बात कर लेते हैं। तो इसका ग्राफ क्या बना होगा, देखो अगर हम किसके ग्राफ बनाए, इसका ग्राफ बनाए, पी ए का ग्राफ बनाए, है ना? तो अगर मैं यहाँ पी ए इक्वल टू पी ए नोट एक्स ए का ग्राफ बनाता हूं तो ये क्या हो गया, y इक्वल टू एम एक्स हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। तो मोल फ्रैक्शन और प्रेशर के बीच में बनेगा, ये लो सर ये प्रेशर हो गया, वेपर प्रेशर, तो आप यहां लिख सकते हो वेपर प्रेशर, ये तो वेपर प्रेशर है। ये क्या है, ये मोल फ्रैक्शन है, ये क्या है, मोल फ्रैक्शन है। और जब इसमें
लाइन बनेगी तो y इक्वल टू mx है, वो क्या ग्राफ देती है, स्ट्रेट लाइन देती है, तो ये स्ट्रेट लाइन होगी। इसका मतलब आपके पास ये क्या हो गया, पी ए इक्वल टू पी ए नोट एक्स है, तो ये ग्राफ बन गया आपके पास इसमें। चलिए पी ए यहाँ है, एक्स यहाँ है और ये बन गया। सेम एज इट इज ही किसका बन जाएगा, इसका पीबी का भी बन जाएगा, बस एक ही जगह बी लिख देना, यहाँ पर बी लिख देना। तो आपके पास जब मैं इन दोनों ग्राफ्स को आपस में मिलाऊं तो मेरे पास ग्राफ बनेगा, दोनों ग्राफ को मैं जब आपस में मिलाऊं, इधर मैंने पी ए वाला ले लिया, वेपर प्रेशर है यहाँ पे भी वेपर प्रेशर है, इधर वेपर प्रेशर में ए का ले रहा हूं, इधर बी का ले रहा हूं। तो यहाँ पर जो मोल्स होंगे स्टार्टिंग में ए के मोल्स होंगे, मोल्स ऑफ ए, क्योंकि इस पे मोल ले रहा हूं मैं, वो कितना होगा 1। बोलो यहाँ पर मोल्स ऑफ बी कितना होगा 0। जब मोल्स ऑफ ए इधर चलने लगेगा तो क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ ए इक्वल टू 0 एंड मोल्स ऑफ बी इक्वल टू 1। अब यहां से देखोगे तो हमारे पास ग्राफ आया था ऐसा स्ट्रेट लाइन, और एक ग्राफ ऐसा। बस एक को आपको अप रखना है, एक को कम हाई रखना है, क्यों, क्योंकि सोल्यूट है सॉल्वेंट है, और फिर इन दोनों को आपस में मिला देना है। तो आपके पास ये तो है पी ए इक्वल टू पी ए नोट एक्स, ये जो ग्राफ इधर से आया ये किसका है, पी बी इक्वल टू पी बी नोट एक्स बी, और ये जो लाइन बनी है किसकी बनी है, पी टोटल, और पी टोटल क्या होता है, पी ए प्लस पी बी। ठीक है, पी ए प्लस पी बी। तो आपके पास पी ए जो है ये वेपर प्रेशर ऑफ ए है, पी बी जो है वो वेपर प्रेशर ऑफ बी है, और आपके पास जो ए है ये पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट ए है, ये पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी है, और ये आपके पास टोटल प्रेशर है। तो दोनों बातें आपको समझ में आ गई होगी। ये आपका क्या बन गया, राउट लॉ का फॉर्मूला और उसका ग्राफ। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब हमारे पास जो है इस पे बेस्ड टू टाइप्स के सॉल्यूशंस होंगे, जो राउट लॉ को ओबे करे और जो राउट लॉ को ओबे ना करे, है ना। टू टाइप्स के सॉल्यूशन होंगे भाई, जो राउट लॉ को फॉलो कर रहा है वैसे सॉल्यूशंस, वैसे लिक्विड मिल जाए, दो सॉल्यूशन में सोल्यूट मिला है वैसे लिक्विड मिल जाए। जो फॉलो ही ना करे तो फिर, तो ऑन द बेसिस ऑफ राउट लॉ वी आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, वन इज अ आइडियल सॉल्यूशन एंड अदर वन इज अ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, तो हमारे पास दो ग्राफ टाइप के सॉल्यूशन हो गए। अब उनको हम समझते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। सो नाउ अब बात करते हैं हम टाइप ऑफ सॉल्यूशन की, किसकी, टाइप ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ राउल्ट लॉ पे। तो टू टाइप के हो गए, कौन कौन से, आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन में क्या है, जो राउट लॉ को ओबे करे, है ना, जो क्या कर रहे हैं, ओबे द राउट लॉ, और ये क्या कर रहे हैं, नॉट ओबे द राउट लॉ। ये नॉट ओबे कर रहा है, उसको ओबे नहीं करेगा, यानी कि ये जो राउल्ट का ग्राफ है जो इस तरह से चल रहा था उसको ये ओबे नहीं करेगा, तो इसका मतलब ये डिविएट करेगा। यस, ये डिविएट करेगा, है ना, और ये डिविएट करेगा तो डिविएट टू टाइप्स के हो सकते हैं, वो पॉजिटिव डिविएशन यानी कि वो अप भी कर सकता है, डाउन भी तो कर सकता है। यस, अप और डाउन करेगा, तो उसके बेसिस पे नॉन आइडियल सॉल्यूशन फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, डिविएशन करेगा, नेगेटिव डिविएशन, पॉजिटिव डिविएशन। तो ये दो में क्लासिफाई किया, पॉजिटिव फर्दर दो में क्लासिफाई हो जाएगा,
क्या हो जाएगा, पॉजिटिव 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 डिविएशन, डिविएशन ये डिविएट करेगा, एंड नेगेटिव एंड नेगेटिव नेगेटिव डिविएशन, डिविएशन नेगेटिव डिविएशन। अब यहां पर जो उसका वैल्यूज है, चेंज ऑफ वैल्यूज डेल्टा वी मिक्सिंग, वो क्या होगी, जीरो। यानी कि आपने इधर मान लीजिए 10 ml लिया है और इधर आपने 20 ml लिया है और दोनों मिक्स किया, मिक्स करने पे वो अभी भी कितना है, 10 और 20, तो 30 ml हो गया, 30 ml हो गया ना। तो 30 ml है तो यानी कि वॉल्यूम में कोई चेंज आया नहीं, तो नो चेंज है। इसमें चेंज आएगा, इसका मतलब नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। उसमें क्या होगा, हम पहले इनको बाद में पढ़ेंगे, दोनों को क्लासिफाई करके। हम पहले डेल्टा वी इक्वल टू नॉट इक्वल टू जीरो, जहां पर एंथैल्पी चेंज क्या होगा, तो एंथैल्पी चेंज मिक्सिंग जो है वो भी कोई चेंज नहीं आना चाहिए, जबकि यहाँ पर कुछ ना कुछ चेंज आएगा, नॉट इक्वल टू जीरो, ये जीरो नहीं हो सकती है ना। और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो है इसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा, नो एनी चेंज बिटवीन द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ ए बी देन द ए एंड बी बी, है ना, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। जो ए बी में बॉन्ड बने उनमें, यानी कि मिक्स होने के बाद ए, जैसे कि मान लीजिए कि ए और ए में अपने बीकर में ए बॉन्ड था, बी और बी में भी बी बॉन्ड था, जब मिक्स किया तो ए बी बॉन्ड बन गया होगा। तो जितना इंटरमोलिकुलर फोर्सेस यहाँ पे था उतना ही यहाँ पे होगा। तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस में भी कोई चेंज नहीं आया, वो आइडियल सॉल्यूशन है, और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस में कोई चेंज आएगा वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होगा। हम आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन को फर्दर फिर से क्लासिफाई किए, वापिस से दोबारा पढ़ेंगे, और नॉन आइडियल को हमने फर्दर क्लासिफाई तो कर ही दिया है। इन सारी चीजों को हम फिर से दोबारा पढ़ेंगे और बेटर तरीके से इस चीज को समझेंगे, ताकि उसमें हम आइडियल, नॉन आइडियल और उसके नेगेटिव पॉजिटिव डिविएशन को समझ पाए और उसको आगे बढ़ाएंगे। तो इस वीडियो में हम आज के सेशन को यहीं खत्म करते हैं, विराम लेते हैं, फिर मिलेंगे आपसे इनके क्लासिफिकेशंस के साथ एक नई वीडियो के साथ। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन प्रेस करें ताकि जो वीडियोस के नोटिफिकेशंस आते हैं वो आपको जल्दी मिले और आप उसको पढ़कर अपने नॉलेज में ग्रोथ पाएं। तो थैंक यू, इजाजत लेते हैं आपसे और फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ और नए क्लासिफिकेशन के साथ। जय हिंद।